गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हर्टमैनिया का ही अगला वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जो पीछे का पढ़ा हुआ था ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डिविजन्स ऑफ बॉडी, टेस्ट ट्यूनिक, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो उसके आगे का जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर हम उसके स्ट्रक्चर को जान चुके हैं। हर्टमैनिया दो मुख्य पार्ट्स में बटा हुआ है, ये आपको पता लग गया। बॉडी वॉल और उसका फुट जो है वो उसके दो मेन पार्ट्स जो हैं, बॉडी प्रॉपर और फुट, ये दो मेन पार्ट्स हैं। तो बॉडी प्रॉपर जो है वो उसके टेस्ट के नीचे की तरफ पाई जाती है। ये सब आप जान चुके हैं। अब हिस्टोलॉजिकली जब हम देखते हैं उस टेस्ट को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो उसका मेंटल है, और उसके अंदर एट्रियम जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। अब ये जो बना हुआ है मेंटल, ये 3 लेयर्स का बना हुआ है। आउटर एपिडर्मिस, मेसेनकाइम और इनर एपिडर्मिस। फुट में कोई सॉफ्ट पार्ट नहीं होता, पूरा का पूरा वो टेस्ट से ही बना हुआ है। तो जो इतने भी सॉफ्ट पार्ट हैं वो बॉडी प्रॉपर में है। तो जब हम इस बॉडी प्रॉपर को देखते हैं लेफ्ट साइड से तो आपको ऐसा देता है, दिस इज एज सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम ये दोनों साइफन्स देख सकते हैं। ये बीच में ये न्यूरल ग्लैंड आपको दिखाई दी जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एन्युलर मसल्स, एट्रियल साइफन, ये और इस साइड में आप देखेंगे तो ये ब्रैंकियल अपर्चर के साथ में ये ब्रैंकियल साइफन है। ये पूरी की पूरी कैविटी जो है ये मेंटल कैविटी है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स पिंक कलर के हैं, ये इसके गोनैड्स हैं ऑन द लेफ्ट साइड। देन यू कैन सी द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन सी शेप की जैसे स्ट्रक्चर जो दिखा रही है इंटेस्टाइन है। इधर गोनेट जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट गोनेट कहलाएगा। ये स्टमक है। इधर हम बढ़ते हैं तो ये लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर है। ये डिफरेंट मसल्स हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं मूवमेंट में। राइट साइड से जब हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ब्रैंकियल साइफन्स तो आपको दिखाई देंगे ही, उसके साथ साथ में जो गोनैड है उसका स्ट्रक्चर अब देखिए रिवर्स हो गया। तो ये राइट साइड ऑफ द गोनैड है, ठीक है। ये राइट साइड ऑफ द लिवर है। तो ये एट्रियल साइफन अब इस साइड आ गया और ब्रैंकियल साइफन इस साइड में है। तो ये राइट साइड आप बनाते हैं तो इसका ध्यान रखेंगे। एन्युलर ब्रैंकियल मसल्स हैं, ये मेंटल हो गया, और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अगेन दिस इज यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर नया आपको दिख रहा है वो है ये पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम की लोकेशन आप देख लीजिए, क्योंकि जब हम बीवीएस करेंगे, जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये जो इंटेस्टाइन थी, आपने लेफ्ट साइड से देखा तो इंटेस्टाइन दिखी थी इस जगह पे, तो इंटेस्टाइन के जस्ट पास में ये पाया जाता है। तो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से आप ये स्ट्रक्चर्स देखें। अब हम देखें इसका जो सीलोम होता है वो इस तरह से हम देख सकते हैं। जो इसका मेन स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर ये कैविटी पाई जाती है ना। ये पूरी की पूरी कैविटी एट्रियल कैविटी कहलाती है जिसमें पानी भरा हुआ है। और इसके अंदर आप कुछ स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं जो शायद पहले ना देखें, ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है। ये टेंटिकल्स हैं जिसे हम कहते हैं, ये देखिए एट्रियल टेंटिकल। तो ये जो पानी अंदर आ रहा होता है उसको छानने का में मदद कराते हैं। बीच में यहाँ ये स्ट्रक्चर दिखता है, ये क्लोएका है जो कि कॉमन ओपनिंग होती है जिसमें गोनोपोर्स और ये साइफन्स जो हैं वो ओपन करके बाहर की तरफ जाएगा। फिर यहाँ पे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एट्रियल कैविटी, आपको जैसे मैंने आपको बताया था एट्रियल कैविटी है ये। पेरिकार्डियम, दिस इज पेरिकार्डियम, हार्ट की लोकेशन पेरिकार्डियम, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है दिस इज प्लेन ऑफ दिस सेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी शोइंग रिलेशन ऑफ एट्रियल कैविटी, फेरिंक्स, मसल, मेंटल और उसका टेस्ट। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखनी है। सीलोम इसका बहुत रिड्यूस हो चुका है, आप देख रहे हैं सीलोम इसका रिड्यूस हो गया है क्योंकि एट्रियम जो है वो डेवलप्ड है, और पेरिकार्डियल कैविटी के रूप में थोड़ा सा सीलोम, ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है इसके रूप में थोड़ा सा सीलोम, और गोनैड्स के रूप में, है ना। और जो ये न्यूरल ग्लैंड है उसमें थोड़ी थोड़ी सी कैविटीज़ जो है वो इसके हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज रिडक्शन ऑफ, दिस रिडक्शन इज ड्यू टू डिजनरेशन। एट्रियल कैविटी को हमने जैसा देख लिया कि मेंटल कैविटी और फेरिंग्स के बीच की जो स्पेसेस को कहते हैं ये पूरी बॉडी में है, और ये रीजन्स मैंने आपको बताया, जैसे क्लोएका यहाँ पे पाया जाएगा, है ना। और ये एट्रियो पोर है, जो एट्रियल अपर्चर जो है वो एट्रियो पोर भी कहलाता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एडल्ट हर्टमैनिया ससाइल है, जनरली ये शांति से चिपका रहता है, बैठा रहता है चिपक के, और एडल्ट हर्टमैनिया मूवमेंट्स नहीं करता जाता, और पानी का मूवमेंट के साथ ही इसका अन्य सारा मूवमेंट होता रहता है। अब हम देखेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
उसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें आप देखें, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल आ गई, ठीक है। इस एलिमेंट्री कैनाल के मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आते हैं, ये देखिए ब्रैंकियल साइफन, ये जो है ये है कोर ब्रैंकियल, ये देखिए सारे ये लिखा मैंने, प्री ब्रैंकियल जोन, बक्कल कैविटी, ये माउथ वाला रीजन देख लीजिए जहाँ से ये पानी वाटर को एंटर करना होता है वो ये है, क्योंकि माउथ जो है जहाँ से पानी एंटर कर रहा है वो ब्रैंकियल अपर्चर जो है वहाँ ना, तो ब्रैंकियल साइफन में ये वाटर एंटर करता है। ये ब्रैंकियल साइफन है आगे, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रैंकियल साइफन, ये लिखा हुआ ब्रैंकियल साइफन, ठीक है। स्फिंक्टर्स जो है वो गार्ड करते हैं पानी को थोड़ा, और यहीं पे जो टेंटिकल्स हैं वो भी इसको रोकने का कार्य करते हैं। ये पानी जो है इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और ये पूरा जो है ये रीजन ये एट्रियल कैविटी है, तो ये फेरिंग्स में घुसा है ना, और यहाँ से फिर ये आप देख सकते हैं कि ये आगे की ओर जाएगा, और वाटर इस पूरी कैविटी से होता हुआ ईसोफेगस में यहाँ ये ईसोफेगस, फिर ये स्टमक में आ जाता है, और ये स्टमक जो है आगे की तरफ ये इंटेस्टाइन, बड़ी सी इंटेस्टाइन जो है वो इसी में फोल्डेड होकर नीचे की तरफ पड़ी रहती है, जो सी शेप की मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पे आप ये इंटेस्टाइन को देख सकते हैं, और ये इंटेस्टाइन से होता हुआ पानी बाहर की ओर निकल जाता है थ्रू दी रेक्टम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये स्ट्रक्चर्स। बाकी आप डिटेल स्ट्रक्चर्स जो हैं जैसे मैं आपको PDF शेयर करती हूँ उसमें आप उसको समझ सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम ब्रैंकियल और उसके ब्रैंकियल फोर्स, पेरिफेरेंजियल बैंड्स, इन सब के बारे में हम इसमें देख पा रहे हैं। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये आप देखिए स्ट्रक्चर्स में पेरिफेरेंजियल बैंड दिखाई देता है, पेरिफेरेंजियल ग्रूव है, सीलिया है। ये बेसिकली ये जो सीलिया इसमें पाए जाते हैं, ये सीलिया ही इसका फिल्टर फीडर की तरह से कार्य करते हैं, जो इसको छानने का कार्य करते हैं। तो इसकी वजह से वाटर वहीं पे छानता है, डायटम्स को अन्न देता है और भोजन की व्यवस्था करता है। इसमें थोड़ा आप इसको जब डीपली स्टडी करेंगे तो इनके और स्ट्रक्चर्स आप समझ पाएंगे। जो भी भोजन आया, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद में जो ग्लैंड्स में हम आते हैं तो इसमें दो मुख्य रूप से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखिए, इसमें एक लिवर है और एक ये पाइलोरिक ग्लैंड है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं, और ये इसका डाइजेशन में मदद करते हैं। भोजन जब पच जाता है, डाइजेशन जो भोजन आया वो जब पच जाता है तो पूरे डाइजेशन की प्रक्रिया में जो एंजाइम्स हैं, ये मुख्य रूप से अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये एंजाइम्स होते हैं जो कि इसमें सिक्रीट होते रहते हैं स्टमक के द्वारा। और फिर ये जो रिज़र्व फूड है, जो कि भोजन पचने के बाद में जो भोजन बॉडी को चाहिए वो यूज़ कर लिया जाता है, और जो रिज़र्व फूड है वो स्टार्च जैसे ग्रैन्यूल्स के रूप में लिवर में स्टोर हो जाता है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो इसकी बॉडी टेस्ट है वो भी अपने आप में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह से कार्य कर रही होती है। बाकी पानी के साथ में जो बहाव के साथ में ऑक्सीजन आती है उसे वो रिसीव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को मैं अगली क्लास में लेती हूँ।